नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे समायोजन के बारे में। समायोजन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या प्रकृति है, और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था समायोजन की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, हम आज ये पढ़ेंगे जो कुसमायोजन के जो तत्व होते हैं, ये तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हमने दोस्तों लास्ट क्लास में पढ़ा था समायोजन के बारे में। देखिएगा समायोजन होता ही क्या है, समायोजन का अर्थ क्या होता है। देखिएगा 3 या 4 बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। आपको ये याद रखना है कि व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की योग्यताएं होती है, व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, और साथ में व्यक्ति का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसके लिए वह व्यक्ति कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। लेकिन इस दौरान व्यक्ति वातावरण के मध्य अनेक प्रकार के दबाव महसूस करता है। यदि इनके मध्य वह व्यक्ति या प्राणी समायोजन या वह व्यक्ति तालमेल बैठा लेता है तो वह व्यक्ति समायोजित हो जाता है। और इसके विपरीत दोस्तों, यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या फिर हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इसके अलावा दबाव के मध्य यदि तालमेल नहीं बैठा पाता है तो वह व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति समायोजित से कुसमायोजित जब होता है उसके क्या कारण होते हैं दोस्तों। देखिएगा, ऐसे कौन से कारण हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के सामने जो दबाव होते हैं दोस्तों, इन दबावों के साथ में व्यक्ति तालमेल नहीं बैठा पाता है। उन कारणों को हम कहते हैं कुसमायोजन के तत्व, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, जो कुसमायोजन के तत्व है वो कुसमायोजन के तत्व कौन कौन से है। तो देखिएगा, हमारी हेडिंग है दोस्तों कुसमायोजन के तत्व। कुसमायोजन के तत्व, कुसमायोजन के तत्व, कुसमायोजन के कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके कारण व्यक्ति समायोजित ना होकर व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। दोस्तों, इसमें से पहला आपको याद रखना है, पहला जो तत्व है दोस्तों इसका नाम है तनाव। देखिएगा, तनाव जब भी उत्पन्न होता है तब व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, कुसमायोजित हो जाता है। अब तनाव होता है क्या है, देखिएगा, जब हम यूं कह सकते हैं जब व्यक्ति वातावरण या समय के अनुरूप अपना व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाता है तब हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। देखिएगा, वातावरण में व्यक्ति की अनेक इच्छाएं होती है, वातावरण में व्यक्ति अपने चारों ओर से वातावरण से व्यक्ति घिरा हुआ रहता है, लेकिन व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस वातावरण या समय के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता है तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, कुसमायोजित हो जाता है। जैसे देखिएगा, तनाव होता है क्या, तनाव की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, व्यक्ति वातावरण या समय के अनुरूप, व्यक्ति वातावरण या समय के अनुरूप या समय की मांग के अनुरूप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसके अनुरूप, व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, वातावरण या समय की मांग के अनुरूप, मांग के अनुरूप जब व्यक्ति व्यवहार नहीं कर पाता है, हम यूं कह सकते हैं व्यवहार या कार्य नहीं कर पाता है, कार्य नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। देखिएगा, तो वह व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। अब देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं तनाव होता है क्या है। देखिएगा, व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। व्यक्ति वातावरण या समय की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जब वो क्रियाएं मांग के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप नहीं हो पाती है तत्पश्चात व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। जैसे देखिएगा, याद रखिएगा, आपको मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आप यूं मान लीजिए दोस्तों, आपको भोपाल से कानपुर जाना है या आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, लेकिन आपको 4 घंटे में पहुंचना है। देखिएगा, कितने घंटे में, 4 घंटे में पहुंचना है। समय की मांग क्या है, वातावरण क्या चाहता है, आप 4 घंटे में पहुंचो, लेकिन आप 4 घंटे में चाहकर भी जब नहीं पहुंच पाते हो
यानी समय के अनुरूप आप नहीं कर पाते हो, यानी जो आपको करना चाहिए था वो जब नहीं हो पाता है तब व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है दोस्तों, तब व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। इसको हम कहते हैं तनाव। जो हमें जिस समय चाहिए उस समय जब चाहकर भी हमें नहीं मिलता है, या हम क्रिया करने के बाद में भी हमें जब वो नहीं मिलता है, तब यूं कह सकते हैं हमारा व्यवहार के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तनाव कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था तनाव। कुसमायोजन का एक तत्व है तनाव, और दूसरा एक तत्व है जिसका नाम है दोस्तों द्वेष या चिंता। देखिएगा, द्वेष या फिर इसी को हम कहते हैं चिंता। द्वेष या चिंता होती क्या है दोस्तों, द्वेष या चिंता किसे कहते हैं? देखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड वह मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक मन का विश्लेषण करके एक वाद दिया और कहा कि मन 3 प्रकार का होता है, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और इन्होंने मन का विश्लेषण करके जो वाद दिया मनोविज्ञान में, उस वाद को मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। देखिएगा, मनोविश्लेषणवाद होता है क्या है, मनोविश्लेषणवाद है क्या? देखिएगा, मन का विश्लेषण करके जो इन्होंने वाद दिया मनोविज्ञान में, उसे क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखिएगा, व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के जो मन होते हैं। देखिएगा, पहला मन होता है दोस्तों अचेतन मन, दूसरा होता है दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया था दोस्तों, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, और तीसरा जो होता है उसका नाम क्या है दोस्तों, चेतन मन। 3 प्रकार के मन होते हैं। हमारे पास में जितने भी प्रकार की भावनाएं होती है, जितने भी प्रकार के संवेग होते हैं, जितनी भी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, वो सब कुछ कहां होती है दोस्तों, अचेतन मन में होती है। हम यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड में होती है। अब देखिएगा, यहां पर विभिन्न प्रकार की दमित इच्छाएं होती है, विभिन्न प्रकार की दमित इच्छाएं। दमित इच्छा वह इच्छा जिसने दम तोड़ दिया है, वह इच्छा जो चेतन स्मृति से अलग हो गई, लेकिन अब वह इच्छा, वह कार्य अपना रंग रूप वेश बदलकर चेतन मन में पुनः आना चाहती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दमित इच्छा कहते हैं। देखिएगा, जब दमित इच्छा पुनः आपके चेतन मन से चेतन मन में आती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से समायोजित नहीं हो पाता है, या व्यक्ति जब यही कार्य, या हम यूं कह सकते हैं यही इच्छा अनकॉन्शियस माइंड से जब कॉन्शियस माइंड में आती है, तब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, द्वेष या चिंता कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ समायोजन के ये 2 तत्व है। पहला तत्व है जो है दोस्तों, उसका नाम है तनाव, और दूसरा है द्वेष या चिंता। तीसरा दोस्तों देखिएगा, तीसरा जो तत्व है कुसमायोजन का तत्व है दोस्तों, इसका नाम है दबाव। देखिएगा, दबाव। देखिएगा, दबाव होता है क्या है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कुसमायोजन का जो तत्व है उसका नाम क्या है, दबाव। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो दबाव होता है, दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। प्रतियोगिता के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रतियोगिता के कारण होता है। दबाव हमेशा प्रतियोगिता के कारण होता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में 10,000 पोस्ट है, और यदि फॉर्म कितने भरे गए हैं दोस्तों, फॉर्म मान लीजिए 10 लाख भरे गए हैं। तो देखिएगा, जब प्रतियोगिता जितनी ज्यादा होती है, तब हम यूं कह सकते हैं दबाव उतना ही ज्यादा होता है। आप एक ट्रैक पर खड़े हो और आपको मैराथन में दौड़ना है, तो जितना ज्यादा हम यूं कह सकते हैं, जितने अधिक प्रतियोगी होंगे, उतना ही ज्यादा हम यूं कह सकते हैं वह व्यक्ति क्या महसूस करता है, दबाव महसूस करता है। तो दबाव दोस्तों किसके कारण होता है, प्रतियोगिता के कारण होता है। ये याद रखिएगा, जब प्रतियोगिता में व्यक्ति अपना स्थान, या फिर हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति कभी कभी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या करता है दोस्तों, दबाव महसूस करता है। तो दबाव महसूस व्यक्ति क्यों करता है, व्यक्ति अपनी आत्मसम्मान के लिए, या व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है। दबाव महसूस करता है।
महसूस करता है। देखिएगा किसके लिए, आत्मसम्मान के लिए। मान लीजिए इस प्रकार का ये ट्रैक है और यहां पर आपको दौड़ना है, लेकिन यहां पर कितने व्यक्ति खड़ा है, केवल एक ही व्यक्ति खड़ा है, तो इसको किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ये अपनी रेस में अकेला ही है, इसको आराम से ये जा सकता है। यदि यहां पर दो है तो इसका कंपटीशन होगा किससे दोस्तों, इससे होगा। ये सोचेगा मेरा स्थान फर्स्ट आएगा या नहीं आएगा। और यहीं पर यदि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो यहां से लेकर यहां तक दौड़ना चाहते हैं, तब हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी, व्यक्ति उतना ही अधिक क्या महसूस करेगा, दबाव महसूस करेगा, या अपनी आत्मरक्षा के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति क्या महसूस करता है दोस्तों, दबाव महसूस करता है। देखिएगा ये कुसमायोजन का दोस्तों तीसरा तत्व था, और कुसमायोजन का जो चौथा तत्व है इसका नाम है दोस्तों भग्नाशा। देखिएगा भग्नाशा, भग्नाशा होती क्या है दोस्तों, देखिएगा भग्न आशा, यानी हम यूं कह सकते हैं दो शब्द है दोस्तों इसमें, एक तो शब्द है भग्न और दूसरा शब्द क्या है, आशा। अब देखिएगा भग्न का मतलब क्या होता है, टूटना। भग्न का मतलब क्या होता है, टूटना। वह आशा जो आपकी टूट गई है उसको हम क्या कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं। जैसे देखिएगा आपकी आशा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, आपकी आशा थी मैं आरएस बनूं, लेकिन अब आपका ये सपना टूट गया है। अब आपके चेतन स्मृति में ये आपके अंदर विचार नहीं है कि मुझे ये कार्य करना है, या मुझे आरएस बनना है, या मुझे आईएएस बनना है। जब इस प्रकार की आशा टूट जाती है तब इसको हम क्या कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं। एक व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यदि रेस लगाता है, लेकिन बीच में वे रुक जाता है और यह सोच लेता है कि अब मैं नहीं दौड़ सकता, तो हम यूं कह सकते हैं उसकी जो पहले की आशा थी कि मुझे टॉप करना है, वे आशा अब टूट गई है, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, भग्नाशा कहते हैं। तो दोस्तों जो भग्नाशा होती है वो होती क्यों है, किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से। देखिएगा भग्नाशा कब होती है, भग्नाशा तब होती है दोस्तों जब किसी इच्छा या आवश्यकता, किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने पर व्यवहार में उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव भग्नाशा कहलाता है। संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है, भग्नाशा कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों भग्नाशा होता है क्या है, किसी भी आवश्यकता या किसी भी इच्छा, आपकी इच्छा है मैं आरएस अधिकारी बनूं, आपकी इच्छा है कि मैं आईएएस अधिकारी बनूं, लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न हो गई। अब जैसे बाधा उत्पन्न यह हो गई कि मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं आई, मान लीजिए आप ओवर एज हो गए, मान लीजिए अब आप चाहकर भी इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो बाधा उत्पन्न हो गई। बाधा उत्पन्न होने के बाद में आप विभिन्न प्रकार के संवेगों से ग्रसित हो जाओगे, आपके व्यवहार में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होगा, और उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, भग्नाशा, क्योंकि आपकी जो आशा थी वो आशा अब टूट चुकी है। तो ये दोस्तों कुसमायोजन का जो तत्व है, तत्व नंबर या कुसमायोजन का कारण है, जो कारण नंबर है 4। देखिएगा एक तत्व है दोस्तों द्वंद्व, पांचवा कारण है दोस्तों जिसका नाम क्या है, द्वंद्व। देखिएगा द्वंद्व क्या होता है दोस्तों, ये भी कुसमायोजन का तत्व है, द्वंद्व। देखिएगा द्वंद्व होता है क्या है, देखिएगा जब एक ही समय में दो अलग अलग विरोधी शक्तियां एक जगह एक समय में जागृत हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिएगा इस प्रकार का एक ये विद्यार्थी है दोस्तों, मैं प्यार से इसको कालिया कहता हूं, मान लीजिए ये कौन है, कालिया है। देखिएगा ये यदि यहां से यहां चल रहा है और यहां से अब दो रास्ते जा रहे हैं, अब देखिएगा यहां से कितने रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ते। अब ये इस रास्ते पर जाए या अब ये इस रास्ते पर जाए, देखिएगा अब इसके अंदर क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। जब एक ही समय में दो परस्पर विरोधी शक्तियां जागृत हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिएगा ये व्यक्ति इधर से इधर चल रहा है, यानी हम यूं कह सकते हैं ये एक इसकी जीवन का ट्रैक है, ये इसके एक जीवन का मार्ग है, और ये तैयारी कर रहा है यानी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इसके सामने एक वैकेंसी आती है दोस्तों आरएस की, देखिएगा किसकी आती है, आरएस की, और एक वैकेंसी आती है दोस्तों आईएएस की। इसके सामने दो भर्तियां आती है, आईएएस की और आरएस की।
इसके एग्जाम है दोस्तों 21 दिन बाद और इसके भी एग्जाम है 21 दिन बाद। अब देखिएगा, इसको ऐसा लगता है कि इन दोनों को मैं इन दोनों की तैयारी में साथ में नहीं कर सकता, मुझे एक चुनना है, चुनना किसको है। तब ये यहां पर खड़ा होकर दोस्तों ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इधर जाऊं या फिर मैं इधर जाऊं। तो देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, देखिएगा, ऐसी स्थिति में यहां पर खड़ा व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब मुझे ये रास्ता अपनाना चाहिए या मुझे यह रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है और इस कुसमायोजन के कारण को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। तो देखिएगा, जो द्वंद्व होता है, यह द्वंद्व होता है क्या है, हम यूं कह सकते हैं द्वंद्व वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्तियां या समान शक्तियां पर या प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। यानी देखिएगा, एक ही समय में विरोधी तथा समान शक्तियां जागृत हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, द्वंद्व के अंतर्गत आपको याद ये रखना है कि एक ही समय में जो विरोधी और समान दोनों प्रकार की शक्तियां एक साथ में जागृत हो जाती है कि मुझे ये कार्य करना है या मुझे ये कार्य करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। तो देखिएगा, कुसमायोजन के जो कारण है दोस्तों, वो कुसमायोजन के कुल कितने कारण है दोस्तों, 5 कारण है कुसमायोजन के। देखिएगा, वापस समझिएगा दोस्तों, कुसमायोजन का पहला कारण है तनाव। तनाव उत्पन्न कब होता है, जब व्यक्ति आवश्यकता, वातावरण या समय की मांग के अनुरूप जो व्यवहार नहीं कर पाता है, तब हम यूं कह सकते हैं वह व्यक्ति किससे प्रभावित हुआ है दोस्तों, तनाव से। उस व्यक्ति के अंदर क्या आ गया, तनाव आ गया। दूसरा कारण द्वेष या चिंता। द्वेष या चिंता होती क्या है, देखिएगा, अकॉर्डिंग सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे अचेतन मन में अनेक प्रकार की दबी हुई दमित इच्छाएं रहती है और वे दमित इच्छाएं जब चेतन मन में वापस आना चाहती है, उस स्थिति में व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, तनाव, चिंता का शिकार हो जाता है। कुसमायोजन का जो तत्व है दोस्तों, देखिएगा, तत्व नंबर 3 दबाव। दबाव हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, प्रतियोगिता के कारण होता है। जब प्रतियोगिता में व्यक्ति चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरा उचित स्थान आएगा कि नहीं आएगा, आत्मसम्मान के लिए दोस्तों व्यक्ति किससे प्रभावित होता है, दबाव से प्रभावित होता है। इसको हम दबाव कहते हैं। भग्नाशा, जो आपकी आशा टूट गई है, उसको हम क्या कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं। ये कुसमायोजन का चौथा कारण है। पांचवा कारण है दोस्तों द्वंद्व। द्वंद्व ये होता है दोस्तों, जब एक ही समय में व्यक्ति के पास में 2 अलग अलग कार्य होते हैं और व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता है कि मुझे यह कार्य करना है या मुझे यह कार्य करना है। जो व्यक्ति के पास में जीवन जीने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। तो दोस्तों ये कुसमायोजन के तत्व थे। अब देखिएगा, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, समायोजन तंत्र। आपके सामने दोस्तों एक शब्द आएगा जिसका नाम है समायोजन तंत्र। देखिएगा, समायोजन तंत्र होता ही क्या है, समायोजन तंत्र किसे कहते हैं। इसी समायोजन तंत्र को दोस्तों दूसरा नाम है मनोरचनाएं। देखिएगा, मनोरचनाएं या समायोजन तंत्र ये होता है क्या है। देखिएगा, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको सिगमंड फ्राइड को समझना होगा, क्योंकि ये मनोरचनाएं हैं। मनोरचनाओं का अर्थ ये होता है मन में रची गई रचनाएं। मन का अर्थ मनोविज्ञान में दोस्तों आत्मा नहीं होता, मस्तिष्क होता है। जबकि फिलोसफी, अकॉर्डिंग फिलोसफी यानी वेस्टर्न फिलोसफी के अनुसार मन का अर्थ आत्मा होता है, जबकि दोस्तों मनोविज्ञान में हम यूं कह सकते हैं मन का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क होता है। देखिएगा, जो ये शब्द है दोस्तों मनोरचनाएं या समायोजन तंत्र, ये होता क्या है, तो सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मन का विश्लेषण करके एक वाद दिया था और उस वाद को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा इन्होंने दिया दोस्तों अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। और तीसरा दिया दोस्तों इनका जो मन है उसका नाम क्या, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। जैसे देखिएगा,
अचेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं इदम, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इड। जो अर्धचेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का भाग जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं अहम, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों ईगो। जो तीसरा है दोस्तों अर्धचेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है इसको हम कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो को हम कहते हैं परम अहम। सुपर ईगो को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परम अहम, या इसी को हम आदर्श अहम भी कहते हैं। देखिएगा इसका जो भाग होता है या इसका जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है, और इसका जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है हमारे मस्तिष्क में। और ये जो तीनों मन होते हैं दोस्तों, ये मन मस्तिष्क में होते हैं। मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। अब देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने कहा दोस्तों कि हमारे पास में जितनी भी प्रकार की भावनाएं हैं, देखिएगा हमारे पास में जितनी भी प्रकार की भावनाएं होती है, संवेग होते हैं, और जितनी भी प्रकार की दोस्तों मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, भावनाएं, दमित इच्छा, ये सारी की सारी कहाँ होती है दोस्तों? अचेतन मन में होती है। और इस अचेतन मन की जो गहराई होती है इसके बारे में कहा जाता है इसकी गहराई अगणित गहराई होती है। अचेतन मन की जो गहराई होती है वह अगणित गहराई होती है। जितने भी हमारे पास में सामाजिक, अनैतिक, अमर्यादित जितने भी व्यवहार होते हैं वो कहाँ होते हैं? अचेतन मन में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यौन ऊर्जा होती है वो भी कहाँ होती है दोस्तों? अचेतन मन में या अनकॉन्शियस माइंड में होती है यौन ऊर्जा। देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने कहा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों वापस, सिगमंड फ्राइड ने कहा हमारे व्यक्तित्व का जो प्रमुख केंद्र बिंदु होता है वो व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों ईगो। इस ईगो को दोस्तों व्यक्तित्व का प्रमुख केंद्र माना गया है। कल भी आपको लास्ट क्लास में दोस्तों बताया था समायोजन का मूल मंत्र, समायोजन का मूल बिंदु जो होता है वो हम किसको मानते हैं दोस्तों? ईगो को मानते हैं, या इस ईगो को माना जाता है दोस्तों व्यक्तित्व का प्रमुख बिंदु। व्यक्तित्व का प्रमुख बिंदु किसको माना जाता है? ईगो को, या फिर हम यूं कह सकते हैं अहम को माना जाता है। अब जैसे देखिएगा जिस व्यक्ति का ईगो या अहम जितना सुरक्षित होता है वह व्यक्ति उतना ही समायोजित होता है। सुरक्षित का अर्थ यह होता है दोस्तों ये जितनी भी प्रकार की मूल प्रवृत्ति, संवेग, भावनाएं, दमित इच्छा, यौन ऊर्जा, असामाजिक, अमर्यादित, अनैतिक जितने भी गुण होते हैं वो कहां होते हैं? अचेतन मन में होते हैं। देखिएगा यहां पर दमित इच्छा, ये जितने भी यहां पर व्यवहार होते हैं दोस्तों, जितने भी इस प्रकार के ये बिंदु है, ये दोस्तों अपना वेश बदलकर चेतन मन में आना चाहते हैं। ये आपका चेतन मन है, ये आपका चेतन मन। चेतन मन किसको कहते हैं दोस्तों? मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। देखिएगा 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 इंद्रियां जब सक्रिय होती है और हम 5 इंद्रियों के द्वारा जब कोई भी कार्य करते हैं सक्रिय रहकर, तो उसको हम चेतन मन कहते हैं। जैसे देखिएगा जब ये हमारे पास में चेतन मन में तभी आ सकती है जब हम यूं कह सकते हैं ये ईगो कमजोर हो गया हो या फिर ये ईगो असुरक्षित हो गया हो। तो देखिएगा जब तक व्यक्ति का ये ईगो सुरक्षित रहता है तब तक व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? समायोजित रहता है। तब तक व्यक्ति क्या रहता है? समायोजित रहता है। और ये ईगो दोस्तों असुरक्षित होने पर व्यक्ति चाहता है ये ईगो वापस सुरक्षित हो, इसलिए व्यक्ति दोस्तों या तो इसके द्वारा या फिर इसके द्वारा, हम देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब यह असुरक्षित हो जाता है ईगो या अहम, तब व्यक्ति या तो चेतन मन से या फिर अचेतन मन से, इन दोनों मन से, किसके लिए दोस्तों? अर्धचेतन मन के लिए अपने मन ही मन में रचनाएं रचता है जिसको हम मनोरचनाएं कहते हैं। तो मनोरचनाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों, मनोरचनाओं का जब व्यक्ति निर्माण करता है, मनोरचनाएं जब व्यक्ति अपने मन में रचता है, तो वो किस मन के लिए रचता है दोस्तों? वो अर्धचेतन मन को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अहम या ईगो को सुरक्षित रखने के लिए चेतन मन और अचेतन मन द्वारा रची जाती है। तो देखिएगा यहां पर 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। मनोरचनाओं का निर्माण किस मन के लिए किया जाता है? पहला प्रश्न, मनोरचनाओं का निर्माण किस मन के लिए किया जाता है? दूसरा, मनोरचनाएं किस मन के स्तर की होती है? तो मनोरचनाएं दोस्तों 2 मन के स्तर की होती है। या तो मनोरचना होगी दोस्तों अचेतन मन के स्तर की या होगी दोस्तों चेतन मन स्तर की, लेकिन होगी किसके लिए? अर्धचेतन मन के लिए। इनको हम क्या कहते हैं? मनोरचनाएं कहते हैं। सामान्य सी भाषा में हम यूं कह सकते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा प्रभाव समाप्त हो रहा है, तब व्यक्ति बहाना बनाता है।
तर्क का निर्माण करता है, और इसी को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, मनोरचनाएं कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो मनोरचनाएं होती है दोस्तों, ये मनोरचनाएं चेतन और अचेतन दोनों स्तर की होती है। ये प्रतिक्रिया करने का एक निर्माण होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया करने का एक क्या होता है, बहाना होता है, या एक प्रकार की क्रिया होती है। तो देखिएगा, जो मनोरचनाएं होती है दोस्तों, इन मनोरचनाओं की विशेषता क्या होती है। देखिएगा, मनोरचनाओं की विशेषता, मनोरचनाओं की विशेषता क्या होती है। देखिएगा, सबसे पहले विशेषताएं किसकी, मनोरचनाएं की, समायोजन तंत्र की विशेषता। याद रखिएगा, मनोरचना की जो पहली विशेषता है दोस्तों, पहली विशेषता यह है कि यह ईगो, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं दोस्तों, अर्धचेतन मन, ईगो या अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं अहम के असुरक्षित होने पर, असुरक्षित होने पर रची जाती है, असुरक्षित होने पर रची जाती है। जो मनोरचनाएं होती है दोस्तों, ये मनोरचनाएं ईगो, अर्धचेतन मन या अहम के असुरक्षित होने पर रची जाती है। दोस्तों, जो रचता है, वो रचने वाले जो मन होते हैं, वो मन कौन से होते हैं, याद रखिएगा, एक तो होता है दोस्तों अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और जो दूसरा मन होता है दोस्तों, इस दूसरे मन का नाम क्या होता है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं, एक तो होता है अर्धचेतन मन, और जो दूसरा मन होता है, इस दूसरे मन का नाम क्या है दोस्तों, इस दूसरे मन का नाम है चेतन मन। चेतन मन यानी मनोरचनाएं या तो होगी दोस्तों चेतन स्तर पर, या होगी फिर अचेतन स्तर पर। तो अचेतन और चेतन स्तर पर मनोरचनाओं का निर्माण होता है, मनोरचनाओं का निर्माण होता है, मनोरचनाओं का निर्माण होता है। किस स्तर पर, या तो होता है चेतन स्तर पर, या होता है दोस्तों अचेतन स्तर पर। देखिएगा, जितनी भी ये मनोरचनाएं होती है दोस्तों, मनोरचनाएं होती क्या है, मनोरचनाओं के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों, ये प्रतिक्रिया करने का एक तरीका होता है। यानी जितनी भी प्रकार की मनोरचनाएं होती है, एक बहाना होता है। मनोरचनाएं प्रतिक्रिया करने का, या मनोरचनाएं प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। गजब बात यह है कि दोस्तों, ये जो वास्तविकता को विकृत कर देती है, जो वास्तविकता को विकृत कर देती है, जो वास्तविकता को क्या कर देती है, विकृत कर देती है। तो दोस्तों, ये मुख्य बिंदु थे, या हम यूं कह सकते हैं ये मुख्य विशेषता थी। और मनोरचनाओं का निर्माण दोस्तों इसके असुरक्षित होने पर किया जाता है। यानी दोस्तों, इसके निर्माण से, यानी देखिएगा, मनोरचनाओं के निर्माण से, मनोरचनाओं के निर्माण से व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना, देखिएगा, व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना पाई जाती है, व्यक्ति की उपयुक्त की भावना पाई जाती है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, किससे संबंधित दोस्तों, मनोरचनाओं से संबंधित। याद रखिएगा, मनोरचनाएं चेतन और अचेतन स्तर की होती है, ईगो के असुरक्षित होने पर रची जाती है। ये प्रतिक्रिया करने का एक तरीका होता है, या एक प्रक्रिया होती है। और मनोरचनाएं दोस्तों जितनी भी वास्तविकता होती है, उस वास्तविकता को क्या कर देती है, विकृत कर देती है। या फिर हम यूं कह सकते हैं, मनोरचनाओं के निर्माण से व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना बनी रहती है, या व्यक्ति इससे उपयुक्त बना रहता है। अब देखिएगा, जितनी भी प्रकार की दोस्तों मनोरचनाएं होती है, वो मनोरचनाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो मनोरचनाएं होती है दोस्तों, ये मनोरचनाएं होती कौन कौन सी है, मनोरचनाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, मनोरचनाएं या मनोरचनाओं के प्रकार, मनोरचनाओं के प्रकार। देखिएगा, मनोरचनाएं दोस्तों दो प्रकार की होती है। मनोरचनाओं के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार होते हैं।
एक मनोरचनाएं होती है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं प्रमुख मनोरचना, और दूसरी जो मनोरचना होती है उसका नाम क्या है, गौण। यानी हम यूं कह सकते हैं एक तो मनोरचनाएं होती है प्राथमिक मनोरचनाएं, प्राथमिक मनोरचनाएं, प्राथमिक मनोरचनाएं, और दूसरी होती है दोस्तों द्वितीयक, या फिर इनको हम बोल सकते हैं गौण मनोरचनाएं, द्वितीयक या फिर गौण मनोरचनाएं। गौण मनोरचनाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मनोरचनाएं और दूसरी द्वितीयक मनोरचनाएं। देखिएगा प्राथमिक मनोरचना किसको कहते हैं, ये वो मनोरचनाएं होती है दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से करती है, उनको प्राथमिक मनोरचनाएं कहते हैं। और गौण मनोरचनाएं उनको कहते हैं जिनकी सहायता से, या वह मनोरचनाएं जो प्राथमिक मनोरचना की सहायता के लिए रची जाती हो, उनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक या गौण मनोरचनाएं कहते हैं। जैसे प्राथमिक मनोरचनाएं होती कौन कौन सी है, जैसे देखिएगा दोस्तों नंबर 1 दमन, और नंबर 2 होता है दोस्तों शमन। देखिएगा अलग अलग मनोरचनाएं, एक है दमन और दूसरी एक है दोस्तों जिसका नाम है शमन। तीसरी एक मनोरचना है जिसका नाम है अंतर्बाधा, तीसरी एक मनोरचना है दोस्तों जिसका नाम क्या, अंतर्बाधा। देखिएगा दमन, शमन, अंतर्बाधा, प्रतिगमन और रूपांतरण। देखिएगा प्रतिगमन, प्रतिगमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना, प्रतिगमन, रूपांतरण, प्रतिगमन, रूपांतरण। यानी ये जो मनोरचनाएं हैं दोस्तों, ये मनोरचनाएं किस प्रकार की है, प्राथमिक मनोरचनाएं। रूपांतरण, उन्नयन। देखिएगा नंबर 5 क्या हो गई दोस्तों, उन्नयन, उन्नयन को हम कहते हैं युक्तिकरण। नंबर 7 हो गई दोस्तों प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण। ये किस प्रकार की मनोरचनाएं हैं दोस्तों, ये जो 7 मनोरचनाएं हैं, ये 7 मनोरचनाएं किस प्रकार की है, प्राथमिक। इसके अलावा दोस्तों एक मनोरचना है जिसका नाम है युक्तिकरण, युक्तिकरण। ये जो मनोरचनाएं प्रमुख 8 मनोरचनाएं प्राथमिक मनोरचनाएं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी प्रकार की इन मनोरचनाओं के सहायता से जिन मनोरचनाओं का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गौण मनोरचनाएं कहते हैं। और गौण मनोरचनाएं कौन कौन सी है, जैसे देखिएगा नंबर 1 तादात्म्यकरण, नंबर 1 तादात्म्यकरण। नंबर 2 है दोस्तों अंत्यक्षेपण, अंत्यक्षेपण। नंबर 3 है जैसे देखिएगा दोस्तों प्रेक्षेपण। नंबर 5 है दोस्तों जैसे नंबर 4 है, देखिएगा नंबर 4 है दोस्तों कल्पना तरंग, कल्पना तरंग। इसी को हम कहते हैं दोस्तों डे ड्रीम्स, यानी इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डे ड्रीम्स कहा जाता है। इसी कल्पना तरंग को दोस्तों दिव्य स्वप्न भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों विस्थापन, देखिएगा विस्थापन, विस्थापन। इसके अलावा स्थानांतरण, विस्थापन, स्थानांतरण। नंबर 7 क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। और नंबर 8 है दोस्तों वास्तविकता का अस्वीकारीकरण, वास्तविकता का अस्वीकारीकरण, अस्वीकारीकरण, वास्तविकता का अस्वीकारीकरण। तो दोस्तों ये कितने प्रकार की मनोरचनाएं हैं, 2 प्रकार की मनोरचनाएं, एक प्राथमिक मनोरचनाएं और दूसरी कौन सी मनोरचनाएं है दोस्तों, गौण मनोरचनाएं। अब देखिएगा दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। किसी भी मनोरचना के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या किसी मनोरचना के बारे में आपसे एक उदाहरण पूछा जाएगा और दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा ये किस प्रकार की मनोरचनाएं हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, तो देखिएगा इनके बारे में दोस्तों हम एकक के बारे में पढ़ेंगे, एकक के बारे में हम उदाहरण पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखिएगा आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जो कुसमायोजन के तत्व है उनके बारे में पढ़ा, और इसके अलावा दोस्तों जो मनोरचनाएं होती है उन मनोरचनाओं की क्या विशेषताएं होती है, इसके अलावा दोस्तों मनोरचनाओं के जो 2 प्रकार होते हैं इन 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा। प्राथमिक कौन सी मनोरचनाएं होती है, गौण कौन सी मनोरचनाएं होती है। तो दोस्तों इसके आगे का है जो दोस्तों हम उसके आगे की जो बातें हैं दोस्तों, आगे का जो मैटर है ये हम कल पढ़ेंगे। प्रत्येक मनोरचना के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक के बारे में उदाहरण सहित दोस्तों पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने दोस्तों उत्कर्ष ने एक नया ऐप लॉन्च किया ई उत्कर्ष के नाम से, तो दोस्तों यदि आपने वो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ये आपके लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद रहेगा।
आप जितने भी किसी भी राज्य से हो दोस्तों, जिस भी राज्य में आप हो दोस्तों, आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको दोस्तों ये मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। और दोस्तों आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सोशल मीडिया पर दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.